नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अली लारिजानी को टारगेट किया है। मीडिया में इसे लेकर कई तरह की ऐसी खबरें चल रही हैं जिन्हें कंफर्म नहीं किया जा सकता। इसराइल ने दावा किया है कि उसने अली लारिजानी को मार दिया है। अल जजीरा इसराइल के रक्षा मंत्री के हवाले से मारने की खबर दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिए, अल जजीरा कतर का सरकारी मीडिया है और ईरान के टारगेट पर कतर भी है। इन खबरों के बीच लारिजानी ने हाथ से लिखा यह पत्र ट्वीट किया है। इसमें 17 मार्च को नौसेना के शहीदों के जनाजे के बारे में एक नोट है और उनके लिए दुआ मांगी गई है। तो क्या लारिजानी हाथ से लिखे पत्र से बताना चाह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ? उनके पास भी एक मौका है कि प्रेस के सामने आकर इन खबरों का खंडन कर दें। जैसे कुछ दिन पहले लारिजानी तेहरान की सड़कों पर मार्च करने लगे, दिखाने के लिए कि उन्हें इसराइल और अमेरिका के हमले का अब कोई डर नहीं। अली लारिजानी कह चुके हैं कि ईरान अपना हमला तब तक जारी रखेगा जब तक अमेरिका को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। इसराइल ने एक और दावा किया है। ईरान की सेना IRGC की ग्राउंड यूनिट बासिज के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की हत्या कर दी गई है। सुलेमानी भी ईरान के अधिकारियों में खामेनेई के बाद टॉप माने जाते हैं। जिस दौरान मीडिया में यह खबरें रिपोर्ट हो रही थीं, उसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर जारी की गई कि नेतन्याहू फोन से ईरान के टॉप अधिकारियों को मारने के आदेश दे रहे हैं। हो सकता है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो, फोन पर मारने के आदेश दे रहे हैं। तो इसी फोन से नेतन्याहू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल भरे जहाजों के गुजरने का आदेश क्यों नहीं दे देते? ईरान ने सुलेमानी और लारिजानी को लेकर कोई पुष्टि नहीं की। इस युद्ध में साफ हो गया कि ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट करने के बाद भी उसके जवाब देने की क्षमता में कोई असर नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। नेतन्याहू को लेकर भी अफवाहें चल रही हैं कि वे देश में हैं या नहीं, इसका भी खंडन आता रहता है। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने अंग्रेजी में ट्रंप से कहा कि युद्ध का नतीजा ट्विटर से तय नहीं होता, युद्ध के मैदान में तय होता है। इस युद्ध का नाम आप एपिक फ्यूरी की जगह एपिक फियर रख दीजिए। It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. आज के वीडियो में श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान, मलेशिया से लेकर दुबई और भारत की अनेक खबरें हैं। इन सब को जोड़कर देखिए, आपको यह दुनिया बिखरी हुई नजर आएगी। If these gorgeous B-2 bombers, give me that bomber, Andrews. Let me just hug that little sucker. ट्रंप अपने ऑफिस की मेज पर 2 लाख टन बम लेकर उड़ने वाले B-2 बॉम्बर का मॉडल दिखा रहे हैं, उसकी खूबसूरती बयां कर रहे हैं, गले लगाने की बात कर रहे हैं। खार्ग पर हुए हमले में इस विमान का भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन युद्ध की बात केवल बम से नहीं होती, शतरंज से भी होती है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग स्मार्ट हैं, हाई IQ वाले हैं, इंटेलिजेंट हैं। ईरान महान शक्ति है। 3 हफ्ते भी नहीं बीते, ट्रंप लगता है ईरान के प्यार में पड़ने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की सोच और उनकी जुबान पर ईरान का असर पड़ने लगा है। 5 मार्च को ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादे ने कहा था, भारत और ईरान शतरंज की मानसिकता से खेलते हैं, अमेरिका की तरह फुटबॉल की मानसिकता से नहीं। कूटनीति ही एकमात्र विकल्प है, उनका यह बयान है। 16 मार्च को ट्रंप शतरंज की बिसात की बात करते हैं। बम गिराते समय नेताओं को लगता है उनसे दमदार कोई नहीं, लेकिन बात करने आते हैं तो शतरंज का सहारा लेने लग जाते हैं। People don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are really smart people and violent people and vicious people and some very nice people. And some are very nice but violent. They turn violent. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची कह रहे हैं, ट्रंप के राजदूत से मेरा कोई संपर्क नहीं, हमले की शुरुआत से पहले तक ही था। इसके अलावा कोई भी दावा किया जाए तो यह सिर्फ तेल के बाजारों को संदेश देने के लिए है। ट्रंप को अब यह समझ आ गया कि उनका मुकाबला किसी ऐरे गैरे से नहीं। हम इस वीडियो में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अब ट्रंप खुद अपने अकेलेपन को दिखाने लगे हैं, जताने लगे हैं। उनके बयानों से लगने लगा है कि ट्रंप का साथ हर देश छोड़ चुका है। ईरान पर हमले के फैसले ने उन्हें टैरिफ से ज्यादा अकेला किया। इस बीच इन खबरों पर भी नजर डाल लीजिए।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर बमबारी कर दी जिसमें 400 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। और लेबनान से खबर है इस्राइल ने वहां 800 लोगों को मार दिया है। इस्राइल ने गजा में अस्पतालों पर बमबारी कर दुनिया को सिखा दिया कि अस्पताल और स्कूलों पर भी हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर इतने सारे लोग मौजूद होते हैं और सफलता बड़ी दिखाई पड़ती है। भारत ने पाकिस्तान के हमले की निंदा की है, कहा है कि रमजान के महीने में यह हमला कायराना है। लेकिन रमजान के महीने में ईरान पर अमेरिका, इस्राइल ने हमला किया। भारत ने इस हमले की निंदा नहीं की, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया है। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर 5 ड्रोन के गिरने की खबर आई। बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका के दूतावासों पर यह सबसे बड़ा हमला हो सकता है। इराक ने इसे आतंकवादी हमला कहा है। ताइवान कह रहा है उसके आसपास अचानक से चीन के लड़ाकू विमानों ने उड़ना शुरू कर दिया है। श्रीलंका ने अपने ऊर्जा संसाधनों को बचाने के लिए कहा है 7 दिनों में 4 दिन ही काम करने होंगे, 3 दिनों की छुट्टी। मलेशिया ने ट्रंप के साथ टैरिफ के करार को रद्द कर दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध कहा था। मलेशिया ने कहा इस फैसले के बाद इस ट्रेड डील का कोई मतलब नहीं। मलेशिया कैसे हिम्मत कर गया डील को रद्द करने की, भारत के संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है। क्या भारत को भी डील रद्द कर देनी चाहिए? खाड़ी के देशों में दुबई टारगेट पर है, लेकिन वहां से कितनी कम खबरें आ रही हैं। इसके कारण भारत में चाय से लेकर चमड़े और खाने पीने की चीजों का निर्यात कितना प्रभावित हुआ है और लोगों की नौकरी कमाई पर कितना असर पड़ा है, पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं आ पा रही। भारत में जिस दुकानदार ने कमर्शियल गैस नहीं मिलने के कारण अपनी दुकान बंद कर दी, वह इस युद्ध को लेकर क्या सोच रहा है यह भी हम नहीं बता सकते। लगता नहीं युद्ध को लेकर उनकी कोई राय भी है। इस बीच अमेरिका ने क्यूबा की तेल सप्लाई रोक दी थी, वहां पर अंधेरा है, अस्पताल बंद हो गए, 1 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। ईरान पर झटका खाने वाले ट्रंप कह रहे हैं वे क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे। It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice landscape, you know. It's a beautiful island. I believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. क्यूबा के लोग तेल से लेकर दवाओं तक के लिए तरस रहे हैं। ट्रंप क्यूबा द्वीप की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं, मौसम की तारीफ कर रहे हैं, जैसे उनके लिए लोगों का होना कोई मायने नहीं रखता। इस आदमी ने खूबसूरती का मतलब बदल दिया। हर बदसूरत काम को यह खूबसूरत बताता है। पोप लियो ने कहा पत्रकारों को उनकी नजरों से रिपोर्ट करनी चाहिए जो इस युद्ध में मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। पोप को ट्रंप को भी नसीहत देनी चाहिए जो ईरान पर हमले को जब तक जस्ट फॉर फन बताते रहते हैं। पोप लियो ने युद्ध की निंदा की है, कहा है कि हिंसा कभी भी इंसाफ और शांति का रास्ता नहीं खोलती। उन्होंने कहा कि मैं हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से सीज फायर की अपील करता हूं, लेकिन इन अच्छी बातों को कौन सुन रहा है? आप युद्ध की रिपोर्टिंग देखिए, बम कहां गिर रहा है, किस पर गिर रहा है, मरने वाले कौन हैं, यह सब गायब है। युद्ध की रिपोर्टिंग केवल बयानों और स्ट्रेटेजी के एनालिसिस में ही सिमट गई है। युद्ध का विनाश नहीं दिख रहा। हथियारों के कलात्मक वीडियो दिखाए जा रहे हैं। कभी ईरान अपनी मिसाइलों के वीडियो जारी करता है, कभी अमेरिका। इनसे होने वाले विनाश की तस्वीर आपको मुश्किल से दिखती है। जो पत्रकार बिना गूगल मैप के अपने शहर के दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते, वो ग्राउंड पर जाकर जियो पॉलिटिक्स समझा रहे हैं। बस उन्होंने जियो पॉलिटिक्स का सारा मुहावरा अमेरिका और इसराइल से ले लिया है। ईरान के भूगोल की भनक तो अब लगी जब ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए होर्मुज का रास्ता रोक दिया, तबाही मच गई। आज 17 मार्च है, 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत के 2 जहाज आ गए, लेकिन किन शर्तों के बदले इन जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। फरवरी महीने में अमेरिका से डील का फ्रेमवर्क तय होने के बाद भारत ने ईरान के 3 जहाजों को जब्त किया था। रॉयटर्स की हेडलाइन तो यही कहती है, ईरान ने भारत पर कोई मेहरबानी नहीं की। सौरभ शर्मा, कृष्णन दास की रिपोर्ट कहती है, फरवरी में भारत ने ईरान के 3 टैंकरों को इसलिए जब्त किया क्योंकि वो पहचान बदलकर भारत के समंदर पार करने की कोशिश में थे। अब ईरान मांग कर रहा है
इन तीनों जहाजों को रिहा किया जाए। बदले में कुछ दवाओं और मेडिकल सामान की भी मांग की गई है। इस खबर पर हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने ट्वीट किया है कि जब इन 3 जहाजों को हिरासत में लिया गया, उस समय अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते भारत ईरान से व्यापार और चाबहार पोर्ट पर अपना निवेश खत्म करने की तैयारी में था और रूसी तेल के आयात को कम कर खाड़ी और अमेरिका से तेल के आयात को बढ़ा रहा था। लेकिन 28 फरवरी के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। सूत्रों ने इस खबर का खंडन किया है कि ईरान ने भारत के सामने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। क्या इस खबर का भी आधिकारिक रूप से खंडन नहीं किया जा सकता था? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा, ईरान ने भारत के सभी जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी है। इसका मतलब है ईरान भी बार्गेन कर रहा है। अगर ईरान शर्तें नहीं रख रहा, तब फिर उसे सभी जहाजों के लिए रास्ता देने में क्या दिक्कत है? इस बीच ईरान ने उन नाविकों की तस्वीर जारी की है जो आयरिस डेना पर सवार थे और जिन्हें अमेरिका ने टारगेट किया। ईरान ने इससे पहले स्कूली बच्चियों की तस्वीर जारी की थी। इसका मतलब है ईरान अभी तक इसे नहीं भूला और बड़ी घटना मानता है। आयरिस डेना भारत का मेहमान था और यहीं से ईरान लौट रहा था। ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को भी होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी और विदेश मंत्री अराकची ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क्या ईरान ने पाकिस्तान के सभी जहाजों को होर्मुज से गुजरने की छूट दी है? इस सवाल का जवाब खोजा जाना चाहिए। यह भी कि पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, काफी लंबी सीमा लगती है। ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमला किया मगर पाकिस्तान पर नहीं। क्या कारण हो सकता है? जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा समझौता है, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ संबंध अच्छा बताया जाता है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से बात की। इसका मतलब है फ्रांस भी अमेरिका का भरोसा छोड़ अपनी पहल करने लगा है। चीन ईरान से तेल खरीद रहा है, उसके जहाज होर्मुज से आवाजाही कर रहे हैं। ईरान ने हांगकांग को भी होर्मुज के रास्ते फारस की खाड़ी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। इसे अपने आप में दुर्लभ घटना बताया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की सेना से अनुमति लेकर इन जहाजों को परमिशन दी गई। इसका मतलब IRGC फैसला कर रही है। खाड़ी के देशों की हालत खराब हो चुकी है। इसके बाद भी खबरें छप रही हैं कि उन्हें अमेरिका से उम्मीद है कि वह ईरान को खत्म कर दे। ईरान बार बार खाड़ी के देशों से कह रहा है, अमेरिका का विरोध करो, अपने देश से अमेरिका के राजदूतों को निकाल दो। लेकिन रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स में खबरें छपी हैं कि खाड़ी के देश अब चाहते हैं कि ईरान को इस हालत में नहीं छोड़ा जाए कि वो आगे भी तेल की सप्लाई के लिए खतरा बन जाए। वे नहीं चाहते कि ट्रंप बीच में ही युद्ध से निकल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो खाड़ी के देशों को और भी खूंखार ईरान का सामना करना होगा। सऊदी अरब भी चाहता है भले ईरान में तख्ता पलट ना हो, लेकिन वह पहले से कमजोर हो जाए। खाड़ी के देश युद्ध में शामिल होने का साहस नहीं दिखा पा रहे, मगर अमेरिका की पीठ के पीछे छिपकर चाहते हैं अमेरिका उनका काम कर दे। यही इस्राइल भी चाहता है। अगर इन खबरों में कुछ सच्चाई है तो खाड़ी के देशों को सामने आकर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने भी यही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस्राइल और अमेरिका के हमले में कई 100 नागरिकों की मौत हुई है, 200 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। खबरें हैं कि कुछ पड़ोसी देश जहां अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं, वो ईरान पर हमले की इजाजत दे रहे हैं और इस नरसंहार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें अपना पक्ष साफ करना चाहिए। तो क्या खाड़ी के देश लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं? खाड़ी के देशों का कारोबार ठप है। उनके साथ कारोबार करने वाले देशों की हालत बिगड़ने लगी है। ईरान ने कभी उनके तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया। यह कैसे हो सकता है कि खाड़ी के देशों के सैनिक अड्डे से अमेरिका ईरान पर हमला करे और ईरान जवाब ना दे? राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अब ट्रंप ने कहा उन्हें किसी एक्सपर्ट ने इसके बारे में नहीं बताया था। 28 फरवरी के हमले से 9 दिन पहले ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को पत्र लिखा, कहा कि वह इस हमले के जवाब में अपनी रक्षा का अधिकार रखता है और जिन जगहों का इस्तेमाल हमला करने में होगा उसे वह अपने दुश्मन का ठिकाना मानेगा, हमला करेगा। 19 फरवरी को ही ईरान ने कह दिया था वह खाड़ी के देशों पर हमला करेगा। ट्रंप कैनेडी सेंटर के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग के दौरान ट्रंप कहते हैं वे हैरान थे, शॉक थे कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया। उन्हें हमला नहीं करना था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। इससे पता चलता है कि ईरान बहुत ताकतवर है। उनके पास हजारों की संख्या में ड्रोन और मिसाइलें हैं, जिनमें से ज्यादातर को हमने खत्म कर दिया। इस पर पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा, आप हैरान क्यों थे?
क्या आपको इस बारे में हैरानी हुई कि किसी ने आपको पहले ही नहीं जानकारी दी थी कि ईरान का जवाबी हमला कैसा हो सकता है? तब उसके जवाब में ट्रंप ने कहा, किसी भी एक्सपर्ट ने उन्हें इसकी राय नहीं दी कि ईरान खाड़ी के देशों पर हमला कर सकता है। ये लोग वर्षों से एक साथ रहे हैं। असल में ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने वाला था। वो अपने परमाणु हथियार से इसराइल को हराने वाले थे, लेकिन जब हमने उनके परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया तो उन्होंने हजारों मिसाइलें बनानी शुरू कर दी। No, the greatest experts, nobody thought they were going to hit. And I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. They're like the banker. Qatar, their neighbors, they got along okay. Saudi Arabia. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. There was no expert that would say that was going to happen. It's not a question of like, gee, should you have known? And if we did know, big deal. I mean, we have to do what we have to do. अगर ईरान ने ट्रंप को हैरान किया तो नेटो ने उन्हें हताश किया है। नेटो और अपने दूसरे सहयोगी देशों से बार बार अपील करने के बाद लगता है अब ट्रंप को समझ आ गया है कि इस लड़ाई में उनका साथ देने वाले कम हैं और दूरी बनाने वाले ज्यादा। ट्रंप खुलकर बोलने लगे हैं कि ब्रिटेन के रवैये ने उन्हें निराश किया। ब्रिटेन ने मदद का हाथ तब बढ़ाया जब जरूरत का समय जा चुका था। I always said, you know, the problem with NATO is we'll always be there for them, but they'll never be there for us. So it's very disappointing. And then after we obliterated them, destroyed their military, their whole thing, and it became a much safer zone, he said, we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. I don't want them after we win. I want them before we start. I don't need your aircraft carriers after we've already won. So, you know, those things are very disappointing. ट्रंप के पास जवाब भले ना हो, एक जवाब का दूसरे जवाब से संबंध भले ना हो, प्रेस पर देशद्रोह का मुकदमा करने की धमकी देते रहे हों, मगर ट्रंप हमेशा पत्रकारों से घिरे हुए हैं। बड़ी बात है कि 28 फरवरी को जिन देशों ने ईरान पर हमले की खुलकर निंदा नहीं की, वो अब दूसरी तरह से अमेरिका को ना कह रहे हैं। ट्रंप ने अपील की थी सहयोगी देश होर्मुज की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेजें, सबने मना कर दिया। नेटो के सदस्यों ने कहा इसका गठन हमले के बाद बचाव के लिए हुआ है, ना कि किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस सबने ट्रंप को मना कर दिया, तो ट्रंप अब एहसान गिना रहे हैं। You have to remember, we have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? हम और आप एक बिखरा हुआ अमेरिका देख रहे हैं। ट्रंप की इससे बड़ी कूटनीतिक हार क्या हो सकती है? युद्ध वह अवसर होता था जब अमेरिका के सहयोगी सोचना बंद कर देते थे और अमेरिका के साथ युद्ध में कूद जाते थे। शिकागो के एक प्रोफेसर ने इस बात को कुछ यूं कहा कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि ईरान अमेरिका के गठबंधनों में फूट पैदा कर देगा और अमेरिका उसे संभाल नहीं पाएगा। 17 दिनों में ईरान ने कमाल की बढ़त हासिल की है। वह युद्ध से पहले के मुकाबले आज ज्यादा ताकतवर है। ईरान दुनिया के तेल के दाम कंट्रोल करने लगा है। ट्रंप के टैरिफ के समय अमेरिका कुछ अकेला हुआ और अब ईरान पर हमला करने के बाद सामरिक मामलों में, स्ट्रेटेजिक मामलों में अकेला पड़ता नजर आ रहा है। टैरिफ से तंग आकर कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों ने चीन की यात्रा शुरू कर दी, करार करना शुरू कर दिया। अब ईरान पर हमले और होर्मुज के कारण अमेरिका से अलग अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगे हैं। यह शायद पहली बार या दशकों में पहली बार हो रहा होगा जब अमेरिका के सहयोगी ट्रंप के कहने पर युद्धपोत नहीं भेज रहे हैं। इसका एक और मतलब है, युद्ध करने और उसे अंजाम तक ले जाने के लिए उन्हें ट्रंप की क्षमता पर भरोसा नहीं। ट्रंप गड़बड़ा गए हैं। कभी कहते हैं होर्मुज को खोलना है तो सभी को मदद करनी होगी, फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उन्हें किसी की मदद चाहिए नहीं। So we want them to come and help us with the Strait. My attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. Now, this isn't need
need would be one of the big boys. We need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have. They should be jumping to help us because we've helped them for years stay out of wars. Yeah. हमारी आसपास की दुनिया 2022 से युद्ध में घिरी हुई है। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब भारत ने जाना कि हजारों बच्चे यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। 4 साल बाद 28 फरवरी को ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके बीच अक्टूबर 2023 से लेकर करीब 2 साल तक गजा पर इस्राएल ने अमेरिका की मदद से लगातार बमबारी की है। यूक्रेन युद्ध के समय ऑपरेशन गंगा आप भूल तो नहीं गए, जब मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों को विमानों के साथ भेजा। यूपी में चुनाव हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में यूक्रेन से लाए गए युवाओं से मुलाकात की। इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? खाड़ी के देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने इस बार प्रयास नहीं किया, लेकिन यूक्रेन युद्ध के समय जिस तरह से प्रचार किया गया, वीडियो बनवाए गए, गोदी मीडिया सक्रिय था, मोदी सरकार की विदेश नीति का डंका बजाया जा रहा था, इस बार शांति क्यों है? तो क्या बदल गया? इस बार विदेश नीति की जीत के डंके क्यों नहीं बज रहे? सूत्रों से बयान क्यों दिलवाए जा रहे हैं? खंडन करने का काम सूत्र क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए अब गोदी मीडिया भी विदेश नीति का डंका नहीं बजा पा रहा? बजा भी रहा है तो विश्वसनीय नहीं लगता। भारत की आम जनता मोदी सरकार की विदेश नीति की कमजोरियों को अब ठीक ठीक देख चुकी है, समझ चुकी है। या सरकार का भी आत्मविश्वास अब पहले के जैसा नहीं रहा कि ऐसे बचाव अभियानों को लेकर ज्यादा प्रचार करें। इस्राएल के अखबारों में ईरान में हुए नुकसान की खबरें विस्तार से छप रही हैं, लेकिन उनके अपने देश में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी इस्राएल के अखबारों से आपको नहीं मिलेगी। ईरान की 56 ऐतिहासिक इमारतों पर हमला हुआ है। इस युद्ध को अभी तक की घटनाओं से यूं समझना चाहिए, अमेरिका को आगे कर इस्राएल पीछे चला गया। अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, उस पर युद्ध से निकलने का दबाव बन रहा है। अमेरिका अकेला पड़ गया है। ट्रंप के समर्थक भले इस बात से खुश हों कि अमेरिका ने तेल से पैसे बना लिए, हथियार कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़ गए, लेकिन सारी ताकत होने के बाद भी ग्लोबल लेवल पर ट्रंप लाचार और अकेले नजर आ रहे हैं। पहाड़ों और जटिल भूगोल से संपन्न देश ईरान ने आधुनिक और महंगे हथियारों से लैस अमेरिका को कंगाल कर दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।